हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले अध्याय में जाना कि किस प्रकार उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म से हुए परिवर्तनों ने भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव उत्पन्न किए। औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन ने जनजीवन बदल दिया। कुछ लोग खेत की जगह कारखानों में काम करने लगे और बहुत लोग गांव छोड़कर शहर में रहने लगे। इसकी वजह से आए संरचनात्मक परिवर्तन यानी स्ट्रक्चरल चेंज का अध्ययन हमने पहले चैप्टर में किया। इस अध्याय में हम सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कल्चरल चेंज के बारे में जानेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संस्कृति के मूल तत्वों जैसे रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, कला, धर्म और मूल्यों में परिवर्तन। सभी सांस्कृतिक परिवर्तन एक सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब में थे जिन्हें कॉलोनियल भारत महसूस कर रहा था। भारतीय समाज उस समय सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त था। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, जाति भेद आदि। सतीश सबरवाल ने कॉलोनियल भारत में आधुनिक परिवर्तन की रूपरेखा से जुड़े 3 पहलुओं की विवेचना की है। ये हैं संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप, विचारों की प्रकृति। संचार माध्यम, प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ तथा बाद में माइक्रोफोन, लोगों के आवागमन एवं पानी के जहाज तथा रेल ने नवीन विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता दी। आधुनिक सामाजिक संगठन जैसे बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। समाज सुधारकों ने सभाओं व गोष्ठियों के अलावा जनसंचार के माध्यम जैसे अखबार, पत्रिका के माध्यम से भी सामाजिक विषयों पर वाद विवाद जारी रखा। स्वतंत्रता एवं उदारवाद के नवीन विचार, परिवार रचना एवं विवाह से संबंधित नए विचार, माँ एवं पुत्री की नवीन भूमिका एवं परंपरा एवं संस्कृति में स्वचेतन गर्भ के नवीन विचार आए। शिक्षा के मूल अत्यंत महत्वपूर्ण हुए। महिला की शिक्षा पर भी काफी बहस हुई। चलिए आपको मैं एक कार्य देती हूँ। 19वीं सदी में काफी प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए जैसे विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान, श्री नारायण गुरु और पंडिता रमाबाई। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता जगाई और बदलाव लाने की कोशिश की। आप इन समाज सुधारकों के बारे में सूचना इकट्ठी करें, जैसे उन्होंने किस मुद्दे पर काम किया, कैसे संघर्ष किया, किस प्रकार जागरूकता फैलाई और किस तरह के विरोध का उनको सामना करना पड़ा आदि। इससे आपको 19वीं सदी में हुए समाज सुधार आंदोलन और उनकी वजह से आए सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों के बारे में गहराई से पता चलेगा। सामाजिक परिवर्तन कई तरीके से होता है और हम यहाँ पे 4 तरीके के पढ़ेंगे। संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन, पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन, पंथ निरपेक्षीकरण यानी सेकुलराइजेशन, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। ये चारों अवधारणाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं। सबसे पहले संस्कृतिकरण। इस शब्द की उत्पत्ति एम.एन. श्रीनिवास ने की थी। संस्कृतिकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जातियों विशेषकर द्विज जाति की जीवन पद्धति, अनुष्ठान, मूल्य, आदर्श और विचारधाराओं का अनुकरण कर अपनी परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। संस्कृतिकरण के बहुआयामी प्रभाव हैं। इसके प्रभाव हम भाषा, साहित्य, विचार, संगीत, जीवन पद्धति में देख सकते हैं। यह प्रक्रिया देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग ढंग से होती है। संस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में सुधार होता है या उस समूह में उच्च चेतना का भाव उभरता है। पर क्या वास्तव में यह सत्य है? तीव्र असमानता वाले भारतीय समाज में उच्च जातियों की जीवन शैली, ज्ञान आदि अपनाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए अनेक सामाजिक रुकावटें हैं। पारंपरिक तौर पर उच्च जाति के लोग उन निम्न जाति के लोगों को दंडित करते हैं जो ये करने की चेष्टा करते हैं। जैसे कुमुद पावड़े ने अपनी आत्मकथा में स्मरण किया है
कि कैसे एक दलित महिला संस्कृत की टीचर बन गई। जैसे जैसे वो अपने अध्ययन में आगे बढ़ी, उसे अनेक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सामना करने पड़ा, जिसमें आश्चर्य से लेकर ईर्ष्या तक सम्मिलित थी। संस्कृतिकरण की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये एक प्रक्रिया है और इसकी धारणा गतिशील रहती है। दूसरा, प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति व अन्य समूह या जनजाति उच्च जाति के प्रभाव की दशा में अपने रीति रिवाज और विचारधाराओं में परिवर्तन लाते हैं। संस्कृतिकरण का संबंध परिवर्तन से होता है। मुख्यतः ये एक परिवर्तन है। और संस्कृतिकरण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सभी जगह अर्थात विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है, ना कि केवल भारत में। क्योंकि संस्कृतिकरण की इस प्रक्रिया में निम्न जाति अपने सामाजिक जीवन को उच्च जाति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करती है, जिसका ये अनुसरण करती है, तो ये सामाजिक जीवन के अनुकूलन है। यह जनजाति और अर्ध जनजाति में भी गतिशील होता है, केवल हिंदू जाति तक सीमित नहीं है। और ये एक तटस्थ अवधारणा है। संस्कृतिकरण में अच्छाई अथवा बुराई का कोई तत्व निहित नहीं होता, क्योंकि हम किसी भी जाति के अनुकरण करने को यह नहीं कह सकते कि वह उन्नत करने का प्रयास अच्छा है या बुरा है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की कुछ आलोचनाएं भी हैं। सबसे पहले इसमें निम्न जाति का सामाजिक स्तरीकरण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन को यानी अपवर्ड मोबिलिटी को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। कुछ लोग तो इसकी वजह से अपनी स्थिति में वाकई सुधार कर लेते हैं, परंतु समाज में फैले भेदभाव व असमानता समाप्त नहीं हो पाती है। दूसरा, इस अवधारणा की विचारधारा में उच्च जाति की जीवन शैली उच्च एवं निम्न जाति के लोगों की जीवन शैली निम्न है, अतः उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली का अनुकरण करने की इच्छा को वांछनीय और प्राकृतिक माना गया है। तीसरा, संस्कृतिकरण की अवधारणा एक ऐसे प्रारूप को सही ठहराती है जो दरअसल असमानता और अपरवर्जन पर आधारित है। इससे लगता है कि उच्च जाति द्वारा भेदभाव एक तरीके से उनका विशेषाधिकार है। उच्च जाति के अनुष्ठानों, रिवाजों और व्यवहार को संस्कृतिकरण के कारण स्वीकृति मिलने से दलित संस्कृति एवं दलित समाज के मूलभूत पक्षों को भी पिछड़ापन मान लिया जाता है। यानी निम्न जाति के द्वारा किए गए श्रम को भी निम्न एवं श्रमदायक माना गया है, जैसे पशुपालन, शिल्प तकनीकी, कृषि ज्ञान आदि को भी औद्योगिक युग में गैर उपयोगी माना गया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन व पिछड़े वर्ग के आंदोलन का परिणाम ये हुआ है कि जाति समूह की अपवर्ड मोबिलिटी यानी ऊर्ध्वगामी गतिशीलता में पंथ निरपेक्ष कारकों की भूमिका पर बल दिया जाने लगा है। दलित समूह के लोगों ने कुछ प्रतिष्ठा व आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अर्जित किया है। पश्चिमीकरण यह भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन है, जिसमें विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। पश्चिमीकरण के विभिन्न प्रकार हैं। सबसे पहले जीवन शैली एवं चिंतन। यह उस पश्चिमी प्रतिमान से है जिसे भारतीय लोगों के एक छोटे से समूह ने अपनाया, जो पहली बार पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आए। इसमें भारतीय बुद्धिजीवी भी शामिल थे, जिन्होंने न केवल पश्चिम प्रतिमान चिंतन के प्रकारों, स्वरूपों एवं जीवन शैली को स्वीकारा और उसका समर्थन और विस्तार किया। इसके साथ ही पश्चिम की संस्कृति के तत्वों जैसे पोशाक, खान-पान, नए उपकरणों का प्रयोग तथा आम लोगों की आदतों में भी परिवर्तन आया। पूरे देश में मिडिल क्लास के काफी बड़े हिस्से में टीवी, फ्रिज, सोफा आदि आम बात हो गई। जीवन शैली के अलावा भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव देखा गया। रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे कलाकारों की शैली, प्रविधि और कलात्मक विषय को पश्चिमी संस्कृति तथा देशज परंपराओं ने निर्मित किया। श्रीनिवास के अनुसार निम्न जाति के लोग संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं, वह उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण की तरफ जाते हैं। आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। इस विचारधारा के अनुसार प्रारंभिक वर्षों में आधुनिकीकरण का आशय प्रौद्योगिकी और उत्पादन
प्रक्रियाओं में होने वाले सुधार से था। बाद में इस शब्द का मतलब विकास का वो तरीका हो गया जिसे पश्चिमी यूरोप या उत्तरी अमेरिका ने अपनाया। इसके अनुसार यानी आधुनिकीकरण के अनुसार आपका व्यवहार और विचार आपके परिवार या जनजाति या जाति या समुदाय द्वारा तय नहीं होंगे। आपको अपना व्यवसाय अपनी पसंद से चुनने की स्वतंत्रता होती है, ना कि विवशता की जो व्यवसाय आपके माता पिता ने किया है वही आप भी करें। कार्य का चुनाव आपकी इच्छा पर आधारित है, ना कि जन्म पर। आप कौन हैं, आपकी पहचान आपकी अर्जित उपलब्धियों से बनती है। वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मान्यता प्राप्त होती है और तर्क को महत्ता मिलती है। परंतु क्या ये पूर्णतः सत्य है? भारत में अगर आप देखें, प्राय रोजगार का चयन पसंद के आधार पर नहीं होता। एक सफाई कर्मी को भी अपना कार्य चुनने का अधिकार नहीं है। हम विवाह भी जाति और समुदाय के अंदर ज्यादातर करते हैं। हमारे धार्मिक विश्वास और हमारी जिंदगी में जो धार्मिक विश्वास होते हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु साथ में ये भी सच है कि भारत में एक वैज्ञानिक परंपरा भी रही है। वह एक सक्रिय पंथ निरपेक्ष व राजनीतिक व्यवस्था भी है। यहाँ पर ये बहुलता एवं तर्क वितर्क के गुणों पर टिकी हुई है। इसकी वजह से भारतीय परंपरा में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। पंथ निरपेक्षीकरण यानी सेकुलराइजेशन। पंथ निरपेक्षीकरण का मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धर्म के प्रभाव में कमी आती है। पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक मानव के धार्मिक व्यवहार, उनका धार्मिक संस्थानों से संबंध, धार्मिक संस्थानों का सामाजिक तथा भौतिक प्रभाव और लोगों के धर्म में विश्वास करने की सीमा को विचार में लेते हैं। पंथ निरपेक्षीकरण के सभी सूचक आधुनिक समाज में धार्मिक संस्थानों और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे भारत में पहले धर्म को बहुत मूल्य दिया जाता था, परंतु भारत अब एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ कई धर्म के लोग साथ रहते हैं। राज्य किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता, सब धर्मों को समान इम्पोर्टेंस मिलती है। इसी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट है जाति का पंथ निरपेक्षीकरण। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण संस्था के रूप में रही है। आज के समय में जाति राजनीतिक दबाव समूह के रूप में ज्यादा कार्य कर रही है। भारत में जाति संगठन और जातिगत राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ है। ये जातिगत संगठन अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और जाति की इस बदली हुई भूमिका को जाति का पंथ निरपेक्षीकरण कहा गया है। स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में जाना कि किस प्रकार हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन आया और जो 4 प्रक्रिया जिनकी वजह से ये परिवर्तन आया उनके बारे में भी हमने जाना, यानी सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण व आधुनिकीकरण। धन्यवाद।